Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, so let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, 3 points are located at the vertices of an equilateral triangle whose side equals small a. They all start moving simultaneously with velocity v constant in modulus, with the first point heading continually for the second for the third, and the third for the first. How soon will the points converge? तो बच्चों ये बहुत ही प्यारा सवाल है एक्चुअली। और इस सवाल में देखिए हमसे क्या कहा गया है कि 3 पॉइंट्स है ना, ए बी और सी, ये तीनों कहां पर है? दे आर एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इसकी साइड लेंथ स्मॉल ए है। ठीक है, अब ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है दे स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, और इन सबकी जो स्पीड है वो कितनी है? v है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि तीनों की स्पीड क्या है? हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन ये लोग किस तरीके से चल रहे हैं वो भी देखिए। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग कंटिन्यूअली फॉर द सेकंड, मतलब कि ए जो है वो हमेशा बी की तरफ भाग रहा है। उसी तरीके से द सेकंड फॉर द थर्ड, मतलब बी जो है वो हमेशा सी की तरफ भाग रहा है। और थर्ड फॉर द फर्स्ट, मतलब सी जो है वो हमेशा ए की तरफ भाग रहा है ना। मतलब जिधर वो पॉइंट है उसी की तरफ वो एम करके भाग रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि कितनी जल्दी ये तीनों पॉइंट्स क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल की सिमेट्री को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, है ना, तो बड़े आराम से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जैसे बी जो है ना, वो सी की तरफ शुरुआत में तो बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे सी है ना खिसकने लगा, क्योंकि ए खिसक रहा है, तो उस तरीके से बी भी खिसकेगा, सी ए की तरफ खिसकेगा, ए बी की तरफ खिसकेगा। तो लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि इनका रास्ता जो है मॉडिफाई होता जा रहा है। लेकिन ये आप देखिए जरूर कि शुरुआत तीनों जो है बिल्कुल एक तरीके से करे थे, है ना। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ट्रायंगल भी है वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, हमेशा इन तीनों को ज्वाइन करने पर इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनना चाहिए। ठीक है, और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका जो सेंट्रॉइड होगा, है ना, तो हम लोग जानते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए उसका जो सेंट्रॉइड है वही एक ऐसा पॉइंट है ना, जो सबसे ज्यादा क्या है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है इन तीनों वर्टेक्स के लिए, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर इनकी मुलाकात होगी तो कहां पर होगी? इनके सेंट्रॉइड पर होगी, है ना। इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर ही मुलाकात होगी। ऑलराइट, तो देखिए यहां पर आप किसी भी इंस्टेंट के लिए बात कर लीजिए ना, जैसे कि मान लीजिए कि मैं A3, B3 और C3 इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की सोच रहा हूं। ठीक है, तो आप इस समय देखिए इनकी वेलोसिटीज को जरा ऑब्जर्व करिए। तो देखिए बच्चों, जैसा कि सवाल में लिखा था, इनकी स्पीड जो है वो हमेशा क्या रहने वाली है? फिक्स रहने वाली है। तो शुरुआत में इनकी स्पीड v थी, है ना, और किसी भी टाइम पर अगर हम लोग देखेंगे तो इनकी स्पीड जो है वो v ही रहेगी। तो देखिए बच्चों, जो डिस्टेंस BC थी, है ना, ये जो BC डिस्टेंस थी वो अब क्या बन गई? वो अब बन गई B3 C3 डिस्टेंस। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस BC थी वो कम होती जा रही है ना। अब उसकी लेंथ सिर्फ B3 C3 के बराबर रह गई। तो पहले BC की लेंथ कितनी थी? वो तो स्मॉल a थी, जैसा कि सवाल में दे रखा है। लेकिन हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि हमेशा ये जो B और C के बीच की दूरी है वो एक पर्टिकुलर रेट से ही कम हो रही है। जैसे शुरुआत में देखिए तो जो B पॉइंट है वो C की तरफ किस स्पीड से आ रहा था? V स्पीड से आ रहा था। C जो है वो A की तरफ शुरुआत में जा रहा था, लेकिन इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है ना, वो किस तरफ था? वो B की तरफ भी तो था, है ना। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि C की वेलोसिटी का, है ना, C की वेलोसिटी का जो है एक कंपोनेंट B की तरफ भी था। तो देखिए बच्चों, शुरुआत में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो B और C के बीच की दूरी थी ये किस रेट से कम हो रही थी? चूंकि ये एंगल 60 डिग्री है, तो हम लोग कह सकते हैं कि V जो B का कंट्रीब्यूशन है प्लस V cos 60 डिग्री जो कि C का कंट्रीब्यूशन है ना। तो ये कितना हो गया? ये 3V/2 हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि B और C के बीच की दूरी शुरुआत की अगर बात करें तो 3V/2 इस रेट से कम हो रहा था। और अगर मैं इस मोमेंट की बात करूं जब A3, B3 और C3 है ना, तो B3 अगेन है ना C3 की तरफ V स्पीड से जा रहा है, और C3 जो है वो B3 की तरफ V cos 60 डिग्री से जा रहा है अभी भी, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो रिलेटिव स्पीड है ना, वो क्या है? हमेशा 3V/2 है।
तो ऑल्दो ये अलग अलग तरीके से घूमते घूमते जा रहे हैं ना, आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों को मिला करके जो ट्राइंगल बन रहा है वो लगातार इस सेंट्रॉइड के अबाउट क्या हो रहा है, घूमता जा रहा है ना। लेकिन यहां पर जो रिलेटिव सेपरेशन है, जैसे बी और सी की अगर हम लोग बात करें, तो वो जो रिलेटिव सेपरेशन है एक्चुअली वो एक कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है, एंड दैट कांस्टेंट रेट इज 3v/2। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि शुरुआत में, है ना, शुरुआत में बी और सी के बीच की दूरी कितनी थी, वो तो थी ए। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, रिलेटिव सेपरेशन, है ना, उसको मैंने लिख दिया स्मॉल ए। अब हम लोग लिख देंगे यहां पर कि इसको किससे डिवाइड करेंगे, रिलेटिव स्पीड से। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, वो है 3v/2। तो ये हमें क्या दे देगा, टाइम दे देगा जिस मोमेंट पर ये जो सेपरेशन है इनका ये ए से घट करके कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो ये कितना आ जाएगा यहां से आंसर, 2a/3v। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात? लेकिन बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के मैं बहुत सारे तरीके अभी आपको बताऊंगा, और इसके अलावा इस सवाल के ऊपर थोड़ा हम लोग और रिसर्च करेंगे, कुछ ऐसी चीजें भी निकालेंगे जो इस सवाल में पूछी नहीं भी गई है। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूं इसी सवाल को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2, है ना। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेथड नंबर 2 के बाद भी सवाल खत्म नहीं होगा, इसके बाद भी कहानी जो है और भी मजेदार हो जाएगी, है ना। तो मेथड 2 पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए यहां पर कि बी जो है ना, उसकी स्पीड शुरुआत में कैसी थी, सी की तरफ थी। अब अगर मैं बी और ओ को ज्वाइन करूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल एक्चुअली बी 30 डिग्री, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगुलर बाइसेक्टर भी तो बन गया, बीओ जो है इट इज एक्चुअली द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ऑल्सो। ऑलराइट, तो देखिए बी जो है उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ओ की तरफ था कि नहीं था, है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि बी की, है ना, जो वेलोसिटी थी उसका एक कंपोनेंट हम लोग किधर रख सकते हैं, ओ की तरफ भी रख सकते हैं। क्लियर है? तो बी ओ के अलोंग, है ना, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो कितना था, v का cos 30 डिग्री कंपोनेंट है ना, यहां मैं लिख देता हूं v cos 30 डिग्री से शुरुआत में b जो है वो o की तरफ आ रहा था। क्लियर है ये बात? अब हम लोग बात करते हैं जब सिचुएशन कैसी हो गई, a3 b3 c3 वाली हो गई। अभी भी आप देखिए कि ये जो b3 है उसकी वेलोसिटी कैसी है, उसकी वेलोसिटी ऐसी रही, है ना, और वो v है। लेकिन अभी भी अगर मैं b3 और o को ज्वाइन कर दूं तो इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, अगेन v cos 30 डिग्री आ जाएगा, और आना भी चाहिए था, है ना, सिमेट्री मेंटेन्ड है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो बीओ लेंथ है, बीओ लेंथ जो है वो एक्चुअली किस रेट से कम हो रहा है, बी से ओ के बीच की दूरी जो है ना, वो एक्चुअली v cos 30 डिग्री इस रेट से कम हो रहा है। तो यहां से भी हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। टाइम बराबर क्या लिख देंगे, हम लोग यहां पर लिख देंगे BO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम लोग जानते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 2/3 ऑफ एल्टीट्यूड, है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ √3/2 ऑफ ए, है ना। अगर पूरे के पूरे एल्टीट्यूड की बात करें तो ये √3/2a होता है ना, और उसका भी ये कितना प्रोपोर्शन है, 2/3 है। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। डिस्टेंस BO को किससे डिवाइड कर देंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे उस स्पीड से जिस स्पीड से ये B से O के बीच की दूरी कम हो रही है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, v cos 30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि यहां से हमारा जवाब क्या आ जाता है। t बराबर आ जा रहा है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 इंटू ए डिवाइडेड बाय v cos 30 होता है √3/2। तो देखिए √3 से √3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 2a/3v। तो हम लोग यहां से भी देख पा रहे हैं कि आंसर सेम आ रहा है, एंड इट इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 2a/3v। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने मेथड नंबर 2 से भी इस सवाल का सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्चुअली ट्रेजेक्ट्री निकालने वाले हैं, है ना। जैसे कि बी पॉइंट की अगर बात करें तो ये जिस रास्ते को ये चुन करके जा रहा है, आखिर वो रास्ता कैसा है उसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं पोलर, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है हम लोग इसकी ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक काम करता हूं मैं, शुरुआत में जो O और B के बीच की दूरी है उसको मैं R0 कह देता हूं, है ना। तो O इज द ओरिजिन और B पॉइंट जो है ना, O और B के बीच की दूरी कितनी है, शुरुआत में R0 है।
अब देखिए b किसी मोमेंट पर लेटर से b1 पॉइंट पर चला गया, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि अब o और b1 के बीच की दूरी लेटर से r हो गई। क्लियर है ये बात? ऑब्वियस है कि r0 से थोड़ा छोटा हो गया यार, है ना। तो हम लोग यहां पर b1 के पोजीशन को किससे डिनोट कर रहे हैं, इस r वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं ना। r वेक्टर जो है इसके लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों हम लोग यहां पर ये भी देख पा रहे हैं कि पहले ये OB था, अब ये OB1 हो गया। तो ये लेटर से कि थीटा एंगल है ना, यहां पर मान लेते हैं कि थीटा एंगल से ये जो OB लाइन है ये क्या करी है, रोटेट करी है। क्लियर है ये बात? तो देखिए यहां पर हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर देखिए लिख सकते हैं कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है ना, वो O और B के बीच की दूरी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहां पर अगर O और B के बीच की दूरी को R कह रहे हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि दूरी कम हो रही है, इसीलिए यहां पर मैं माइनस dr/dt वर्ड का यूज कर रहा हूं। क्लियर है? तो माइनस dr/dt जो है वो कितना हो जाएगा, वो हम लोगों ने अभी भी डिस्कस करा था कि O की तरफ ये है ना किस स्पीड से जा रहा है, तो v cos 60 से जा रहा है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा v cos 30, है ना, क्योंकि ये एंगल एक्चुअली कितना है, ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है। क्लियर है ना। तो हमेशा हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट B है वो O की तरफ V के cos 30 डिग्री के कंपोनेंट के हिसाब से जा रहा है। क्लियर है ये बात? तो बच्चों अब मैं चाहता हूं कि आप राइट वाले डायग्राम को देखें। हम लोगों ने अभी अभी ये देख लिया कि वेलोसिटी का cos 30 डिग्री कंपोनेंट क्या कर रहा है, इस B पॉइंट से O पॉइंट की दूरी को कम कर रहा है। लेकिन अभी आप ये देखिए कि ये जो V का बचा हुआ दूसरा कंपोनेंट है, दैट इज V cos 60 डिग्री, वो क्या कर रहा है। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि वो सेपरेशन तो चेंज नहीं कर रहा है, तो सिर्फ वो घुमाने का काम कर रहा है ना। और हम लोग जानते हैं यहां पर कि अगर कोई पार्टिकल है ना, अगर कोई पार्टिकल जो है मान लीजिए सिर्फ सर्कुलर मोशन करता, तो उसके लिए हम लोग v बराबर r ओमेगा लिखते हैं, है ना। तो यहां पर v जो है वो कौन सा लेंगे, v टेंजेंशियल लेंगे। तो v टेंजेंशियल यहां पर कितना आ गया, v cos 60 डिग्री आ गया। तो हम लोग यहां पर v cos 60 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम लोग कह सकते हैं r मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा के बराबर। क्लियर है ये बात? बच्चों मैंने यहां पर सिर्फ r की वैल्यू को r0 ही नहीं रखा, ये किसी भी r के लिए वैलिड है, क्योंकि कभी भी आप देखेंगे है ना, किसी भी मोमेंट पर आप देखें तो वेलोसिटी का cos 60 डिग्री कंपोनेंट ही जो है वो एक्चुअली टेंजेंशियल वेलोसिटी का काम कर रहा है। अगर आप B से O को ज्वाइन करेंगे तो B और O इस लाइन को ज्वाइन अगर करेंगे तो उस लाइन के 90 डिग्री पर हमेशा कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, v cos 60 ही आएगा। इसीलिए मैंने यहां पर v cos 60 को क्या लिखा है, r ओमेगा के बराबर। अब देखिए बच्चों हम लोग ओमेगा को और क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि ये जो ओमेगा है बेसिकली वो d थीटा बाई dt है ना। तो मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, d थीटा बाई dt। किस रेट से ये थीटा चेंज हो रहा है वही तो ओमेगा बताएगा, है ना, क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो तो इस तरीके से, अगर b की बात करें तो वो इस तरीके से घूम रहा है ना, ओके अबाउट। तो देखिए हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस आ गई है ना, तो हम लोग चलिए इनका यूज कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर माइनस dr/dt बराबर v cos 30 डिग्री तो है ही, ये एक इक्वेशन हो गई। एक और इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं r मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा को मैं लिख देता हूं d थीटा बाई dt, और वो किसके बराबर आ जाएगा, v cos 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, मैं इन दोनों इक्वेशन को ना डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड करने से हम लोग समझ पा रहे हैं कि dt और v ये दोनों ही गायब हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? तो देखते हैं डिवाइड करके क्या आ जा रहा है, माइनस dr अपॉन r, है ना, ये किसके बराबर आ जा रहा है, ये देखिए d थीटा जो इधर आ जाएगा, है ना, d थीटा इधर आ गया, और ये क्या बन जाएगा, cos 30 डिग्री अपॉन cos ऑफ 60 डिग्री के बराबर। इसको बच्चों अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस dr अपॉन r इज इक्वल टू cos 30 डिग्री अपॉन ये sin 30 डिग्री भी कहला सकता है cos 60, तो ये हो गया cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री कितना हो जाता है, cot 30 डिग्री होता है √3, है ना, तो यहां पर मैं √3 d थीटा लिख देता हूं। क्लियर है ये बात? अब मैं माइनस साइन जो है ना, इसको एक काम करता हूं राइट साइड पे ले जाता हूं ना, यहां पर मैं ले गया। अब दोनों तरफ लगा देते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल। अब लिमिट्स पुट करनी है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि जब थीटा की वैल्यू 0 थी, है ना, जब थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, मतलब उस समय बी पोजीशन थी, है ना, OB जो है उसकी वैल्यू r0 थी। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसे क्या लिख देता हूं, जब थीटा की वैल्यू 0 थी, है ना, तो r की वैल्यू थी r0।
क्लियर है। और लेटर से किसी टाइम पर जब एंगल थीटा है तो उस समय डिस्टेंस आर है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग इंटीग्रेट अगर करें तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ आर आ जाएगा, और यहाँ पर जब लिमिट पुट करेंगे तो ln आर अपॉन आर नॉट आ जाएगा, इज इक्वल टू -√3 इंटू थीटा आ गया ये, ठीक है। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू e⁻³ थीटा, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों, फाइनली r इज इक्वल टू क्या आ गया, r नॉट e⁻³ इंटू थीटा आ गया ना। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने निकाल ली उस रास्ते की, क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को चलिए थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं, क्लियर है ये बात। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग एनालाइज करें तो हम लोग r बराबर क्या लिख सकते हैं, r नॉट अपॉन e⁻√3 थीटा भी लिख सकते हैं। अब आप सोचिए कि r की वैल्यू जो है ना, जब थीटा की वैल्यू 0 थी तब तो हम लोग समझ पा रहे हैं r नॉट थी, लेकिन r की वैल्यू जो है ना, r की वैल्यू जो है वो एक्चुअली 0 कब होगी। r की वैल्यू जो है 0, हम लोगों ने टाइम तो निकाल लिया था, लेकिन कितना थीटा कवर करने के बाद होगी। तो आप देखिए कि r को 0 अगर करना है ना, तो डेनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, डेनोमिनेटर को जो है इंफिनिटी होना पड़ेगा। इसका मतलब थीटा जब टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तब हम लोग समझ पा रहे हैं कि r की वैल्यू क्या होगी, इट विल टेंड टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि कितने चक्कर लगने वाले हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट चक्कर लगने वाले हैं। तो ये जो एक्चुअली मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, ये काफी सिंप्लीफाइड डायग्राम है ना। अगर इसे एग्जैक्टली देखना है तो आप समझिए कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चक्कर लगेंगे, है ना। तो आप समझिए यहाँ पर कि ऑल्दो है ना, ऑल्दो यहाँ पर चक्कर जो लगने वाले हैं वो इनफाइनाइट चक्कर लगने वाले हैं, लेकिन वो इतने छोटे छोटे चक्कर होने वाले हैं कि जो टाइम आएगा वो फाइनाइट आएगा, और वो हम लोगों ने देखा भी था, है ना। तो इस सवाल में हम लोगों ने एक बड़ी मजेदार चीज देखी कि यहाँ पर इनफाइनाइट चक्कर लगने वाले हैं अबाउट पॉइंट 2, वो जाएगा और ऐसे करके घूमता जाएगा घूमता ही रहेगा, है ना। इनफाइनाइट चक्कर लगेंगे, लेकिन फिर भी टाइम जो है वो क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। और इक्वेशन जो है ट्रेजेक्टरी की वो क्या आ गई, r इज इक्वल टू r नॉट e⁻³ इंटू थीटा। ऑलराइट, तो बच्चों आई होप कि आपको ये सवाल का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।